फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी कंपनी में दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट की तिरस्कार भरी नजरों के बीच उसने आते ही कहा कि वह यहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन से मिलना चाहता है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे किनारे जाकर इंतजार करने को कहा। आदमी ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए और उसे बाहर ले गए। आदमी असंतुष्ट था, इसलिए वह तुरंत एलिवेटर की ओर बढ़ा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने फिर उसे रोक लिया। मगर उस आदमी ने सिर्फ हल्के से धक्का देकर गार्ड को किनारे कर दिया। यह देखकर सिक्योरिटी कैप्टन समझ गया कि यह आदमी आम नहीं है। उसने तुरंत अपनी लाठी निकाली और उस पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी कैप्टन ने कई वार किए, लेकिन आदमी ने आसानी से सभी से बचाव कर लिया। फिर उस आदमी ने दरवाजा रोका और तेजी से एलिवेटर में घुस गया। किसी तरह उसने एक एम्प्लॉय कार्ड हासिल कर लिया था। उसने कार्ड निकाला और टॉप फ्लोर का एक्सेस खोल लिया। जैसे ही वह पहुंचा, सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुस गया। कमरे में मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तभी पास वाले कमरे से एक औरत बाहर आई। आदमी ने उन्हें अपने बचपन के दोस्त के रूप में पहचान लिया। असल में वह इस कंपनी का असली वारिस था। 15 साल पहले डैनी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। 15 साल बाद वह लौटा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वह न्यूयॉर्क का सबसे अमीर यंग मास्टर है। डैनी ने अपने दोस्तों से फिर मुलाकात की, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके दोस्त ने सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी टीम अंदर आई और बंदूकें डैनी पर तान दी, जिससे वह अब कुछ नहीं कर सका। कंपनी से निकाले जाने के बाद डैनी को अपने पुराने घर लौटना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे का ताला बहुत पहले ही बदल दिया गया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब देखा कि कोई नहीं है तो वह एक छलांग में दूसरे मंजिल पर पहुंच गया। कमरे में चारों तरफ नजर डालते ही डैनी को एहसास हुआ कि यहां सब कुछ बदल चुका है। सिर्फ एक चीज वैसी ही थी, उनका पुराना साथ वाला फोटो। डैनी बालकनी पर खड़ा होकर अपने बचपन के दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करने लगा और उसने तय किया कि अब वह जरूर पता लगाएगा कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। रात में डैनी को समझ नहीं आया कि कहां जाए, तो वह पार्क में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर म्यूजिक सुनने लगा। तभी एक आदमी वहां आया और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। उस आदमी ने डैनी के लिए अपने फोन पर जानकारी ढूंढी। तभी डैनी ने फोन की स्क्रीन पर एक खबर देखी, जिसमें लिखा था कि वह और उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अगली सुबह डैनी अपनी दोस्त जॉय के पास सब कुछ समझाने गया, लेकिन उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उसने चेतावनी दी कि अगर वह उसे दोबारा परेशान करेगा तो वह पुलिस को बुला लेगी। आखिरकार डैनी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन तभी अचानक एक टैक्सी तेजी से डैनी की ओर बढ़ी और हैरानी की बात यह थी कि डैनी ने आसानी से उसके ऊपर छलांग लगा दी। यह देखकर जॉय हैरान रह गई। डैनी फिर पार्क में गया और वहां मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा, लेकिन लोग उसे भिखारी समझ बैठे। किसी ने उसे पैसे दिए तो डैनी ने वो पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन वो चीनी औरत पैसे लेने को तैयार नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो औरत मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए पोस्टर बांट रही थी। मार्शल आर्ट्स स्कूल देखकर डैनी ने सोचा कि वह उस औरत से नौकरी मांगे, लेकिन उस औरत ने डैनी की तरफ देखा जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसके जैसे इंसान को मार्शल आर्ट्स आता भी होगा। उसने कुछ कहे बिना मुड़कर वहां से चली गई। इसके बाद डैनी अपने पुराने दोस्त वॉर्ड के ऑफिस पहुंचा और उसकी कार चुरा ली। वॉर्ड मजबूर होकर उसी कार में डैनी के साथ बैठ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी वॉर्ड से सब कुछ साफ साफ बात करना चाहता था, लेकिन अचानक वॉर्ड ने बंदूक निकाल ली और डैनी की तरफ तानते हुए उसे तुरंत कार रोकने को कहा। डैनी ने वॉर्ड की बात मानी और कार रोक दी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि दोबारा उस पर बंदूक न ताने। वॉर्ड ने डैनी की बात को अनसुना कर दिया और बंदूक में गोली भरने लगा। वॉर्ड की जिद देखकर डैनी ने झटके से बंदूक पकड़ी और पल भर में उसे वॉर्ड की तरफ मोड़ दिया। डैनी का वॉर्ड को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वह तो बस सच जानना चाहता था। आखिरकार वॉर्ड को 15 साल पहले की सच्चाई बतानी पड़ी। डैनी के परिवार को हिमालय की पहाड़ियों में हुए एक विमान हादसे में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, क्योंकि न तो विमान मिला था और न ही शव। डैनी ने वॉर्ड को बताया कि वही डैनी है। वॉर्ड ने सबूत मांगा, लेकिन डैनी के पास कोई सबूत नहीं था। वह बस उनके बचपन की बातें याद करके बताने लगा। इसके बावजूद वॉर्ड ने उसे मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में डैनी ने एक्सीलरेटर दबाया और कार को तेजी से रेलिंग की ओर बढ़ा दिया। डैनी बस वॉर्ड को डराना चाहता था ताकि वह सच बोल दे, लेकिन वॉर्ड डर तो गया, पर फिर भी उसने मानने से इनकार कर दिया। खुशकिस्मती से डैनी ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और कार रेलिंग से टकराने से बच गई। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो वह उसी मार्शल आर्ट्स स्टूडियो पहुंचा जहां सुबह उस चीनी औरत ने फ्लायर लगाए थे। डैनी ने वहां मौजूद सबसे ताकतवर फाइटर को चुनौती दी, लेकिन उस औरत ने उसकी बात ठुकरा दी और उसे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया। डैनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अकेला सड़क पर निकल पड़ा। तभी अचानक एक राहगीर ने डंडा निकाला और डैनी पर हमला कर दिया, लेकिन डैनी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक ही किक में उसे जमीन पर गिरा दिया।
ऊपर खड़ी कॉलिन ने यह सब देखा और हैरान रह गई, क्योंकि डैनी असल में उतना डरपोक नहीं था जितना दिखता था। डैनी ने ध्यान से हमलावर को देखा और पाया कि वह वार्ड का बॉडीगार्ड था। तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ उसके कुछ और साथी बंदूकें निकाल रहे हैं। ये देखते ही डैनी तुरंत वहां से भागा। वह सीधे एक भीड़ भरे मार्केट में घुस गया और भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गया। चलते चलते उसने एक ठेले से मास्क खरीदा और भीड़ में खो गया। बॉडीगार्ड अब भी हर जगह डैनी की तलाश में थे। तभी डैनी अचानक ऊपर से झपटा और कुछ ही मूव्स में बॉडीगार्ड को गिरा दिया। उसने उसकी बंदूक छीनी और दोबारा भीड़ में गायब हो गया। लेकिन एक और बॉडीगार्ड ने डैनी को पहचान लिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उसने धीरे से बंदूक निकाली और डैनी की पीठ पर तान दी, मगर डैनी ने तुरंत पलटवार किया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। यह बस एक चेतावनी थी। डैनी ने उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी। उस समय वार्ड बेफिक्र होकर अपनी सफलता का आनंद ले रहा था जब उसने वार्ड को एक फोन कॉल आया। कॉल खत्म होते ही वह गुस्से से भर उठा, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड को दिया गया हत्या का मिशन असफल हो गया था। वार्ड ने कभी नहीं सोचा था कि डैनी के पास इतनी जबरदस्त मार्शल आर्ट्स की ताकत होगी। डैनी की वापसी से अब वार्ड के दिल में डर घर करने लगा था। बेचैनी महसूस करते हुए वार्ड एक गुप्त स्थान पर गया। वहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। दोनों इस बात पर सहमत थे कि डैनी की असली पहचान किसी भी कीमत पर बाहरी दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उनका सारा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता डैनी के माता पिता की थी, क्योंकि अगर डैनी उस प्लेन क्रैश में नहीं मरा था तो इसका मतलब यह भी हो सकता था कि उसके माता पिता भी जिंदा हों, और अगर ऐसा हुआ तो वार्ड और उसके पिता सब कुछ खो देंगे। वार्ड के पिता ने महसूस किया कि वार्ड ने डैनी को बहुत हल्के में लिया है, इसलिए उन्होंने खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया। उधर डैनी वापस उसी पार्क में आया जहां वह अक्सर बैठा करता था, लेकिन इस बार उसने अपने एकमात्र दोस्त को पेड़ के नीचे मृत पाया। डैनी ने दुखी होकर अपने दोस्त के ऊपर चादर डाल दी और पछताने लगा कि उसकी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। डैनी, जॉय और वार्ड बचपन के घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन अब वार्ड ने ही डैनी को मारने के लिए लोगों को भेजा था। उस वक्त डैनी को एहसास हुआ कि वह अब वार्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने ठान लिया कि वह एक बार फिर जॉय के पास जाएगा ताकि सब कुछ साफ साफ बात कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जॉय ने चोरी छिपे डैनी की चाय में नशे की दवा मिला दी। कुछ ही देर में डैनी को चक्कर आने लगे और उसकी नजरें धुंधली पड़ गईं। लेकिन उसी वक्त उसने अंधेरे में वार्ड को बाहर आते देखा। जब डैनी की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल के बेड से बंधा हुआ पाया। डॉक्टर ने उसे एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगाया था। दवा के असर से डैनी की आंखें दोबारा बंद हो गईं और वह फिर से सो गया। जब वह अगली बार जागा तो उसके पास एक डॉक्टर बैठा था। डॉक्टर उससे कुछ देर सामान्य बातें करने लगा, लेकिन अचानक उसने पास रखी एक कांटा, फोर्क उठाई और डैनी पर हमला कर दिया। सौभाग्य से उसी समय कुछ डॉक्टर अंदर आए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। तब पता चला कि वह असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक पागल मरीज था जो डॉक्टर की कोट पहनकर अभिनय कर रहा था। जब हालात शांत हुए तो असली डॉक्टर ने डैनी से पूछा कि 15 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। डैनी ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ विमान में था, जब अचानक विमान हादसे का शिकार हो गया। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान की छत फट गई और तेज हवा के झोंके से उसकी मां विमान से बाहर जा गिरी। जब डैनी को होश आया तो वह बर्फ से ढके इलाके में विमान की सीट पर पड़ा था और उसके सामने 2 भिक्षु खड़े थे। डॉक्टर को डैनी की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ध्यान से सुना और उसकी हालत पर दया भी महसूस की। इसके बाद डॉक्टर ने स्टाफ को कहा कि डैनी को अस्पताल के माहौल से परिचित कराया जाए। तभी डैनी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अस्पताल नहीं, बल्कि एक मानसिक अस्पताल है। वहां एक बूढ़ा मरीज किसी दूसरे को उकसाने लगा, जिससे वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसे सबक सिखाने लगा। तभी डैनी ने हस्तक्षेप किया और सिर्फ एक मुक्के में उस आदमी को गिरा दिया। तभी डैनी को समझ आया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। अचानक कुछ डॉक्टर कमरे में घुस आए। उन्होंने डैनी को पकड़ लिया और फिर से उसे बिस्तर से बांध दिया। इसके साथ ही उसे जबरदस्ती कई तरह की दवाइयां खिलाई गईं। कुछ ही देर में डैनी बेहोशी की हालत में चला गया। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग मरीज दोबारा उसके पास आया। डैनी ने उससे कहा कि वह यहां से बाहर निकलना चाहता है। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह सिर्फ इतना कर सकता है कि डैनी के रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन कर दे। फिर उसने धीरे धीरे डैनी की रस्सियां खोली और उसे चुपके से फोन करने के लिए ले गया। डैनी ने कॉलिन को फोन किया और उससे कहा कि वह मानसिक अस्पताल आकर उसे यहां से निकाल ले। कॉलिन ने पूछा कि उसे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। डैनी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम ही एक हो जो मुझे मारना नहीं चाहती। कॉलिन नहीं चाहती थी कि न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार से उसकी दुश्मनी हो, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसे वह बस एक बार मिली थी। इसीलिए उसने फोन काट दिया। डैनी निराश हो गया। उसे यह नहीं पता था
कि अस्पताल में उसकी हर हरकत पर वार्ड और उसके पिता की नजर थी। डैनी की कहानी सुनने के बाद वार्ड के पिता ने अपने आदमियों को प्लेन क्रैश वाली जगह जांच के लिए भेजा, लेकिन वहां न कोई मंदिर मिला और न ही कोई भिक्षु। डैनी की सभी फोन कॉल्स भी उनकी निगरानी में थीं। वार्ड खुद कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंचा ताकि उससे डैनी के बारे में जानकारी ले सके, लेकिन कॉलिन ने एक भी बात बताने से इनकार कर दिया। आखिर में वार्ड ने पैसे का लालच दिया। रिश्वत लेने के बाद कॉलिन मानसिक अस्पताल पहुंची। जब डैनी ने कॉलिन को देखा तो उसे लगा कि वह उसे बचाने आई है, लेकिन कॉलिन ने उसके सामने एक दस्तावेज रखा। वो दस्तावेज वार्ड ने उसे साइन करने के लिए भेजा था। वह दस्तावेज यह साबित करने वाला था कि डैनी एक खतरनाक व्यक्ति है जिसे हमेशा के लिए इसी मानसिक अस्पताल में कैद रखा जा सकता है। कॉलिन ने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब डैनी ने उसे सच्चाई बताई कि उसकी असली पहचान न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार के लिए खतरा है, क्योंकि उस विशाल कंपनी की आधी संपत्ति असल में डैनी की ही है। कॉलिन इस झगड़े में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने वह दस्तावेज उठाया और वहां से चली गई। जाते जाते डैनी ने उससे आखिरी बार मदद मांगी कि वह एक फाइल बैग जॉय तक पहुंचा दे। कॉलिन जॉय के ऑफिस पहुंची और उसे वो फाइल दे दी। जॉय ने फाइल खोली तो अंदर सिर्फ टॉफियां थीं। टॉफियां देखकर जॉय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वही टॉफियां उनके बचपन की यादों से जुड़ी थीं। अब जॉय को यकीन हो गया कि डैनी सचमुच उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। कॉलिन ने साइन किया हुआ दस्तावेज टेबल पर फेंक दिया और जॉय से कहा कि वार्ड को बता देना वह इस कागज पर साइन नहीं करने वाली। तभी वार्ड अंदर आया और उसने कॉलिन को जाते हुए देख लिया। इसी बीच डैनी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने उसे कपड़े दिए और कमरे से बाहर ले गया, लेकिन अचानक डॉक्टर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया जहां 3 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे, जिनके हाथों में लकड़ी की छड़ें थीं। जैसे ही उन्होंने डैनी को देखा, उन्होंने उस पर हमला कर दिया और एक जोरदार वार डैनी के पेट पर किया, जिससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उन तीनों में से एक आदमी ने कहा, यह तुम्हारे लिए वार्ड की तरफ से स्वागत का तोहफा है। वार्ड, जो कभी डैनी का बचपन का सबसे करीबी दोस्त था, अब वहीं उसकी कंपनी पर कब्जा कर चुका था और उसे मरवाने की कोशिश कर रहा था। उसने जॉय के साथ मिलकर डैनी को नशे में डालकर मानसिक अस्पताल भेजा था। इन सब बातों को याद करके डैनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। इतने सालों से दबा हुआ क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और तभी एक चमकदार रोशनी की लहर डैनी के हाथों में इकट्ठी होने लगी। अपने हाथों में इकट्ठी हुई उस ऊर्जा की मदद से डैनी ने कुछ ही पलों में उन तीनों गुंडों को हरा दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में समेटी और लोहे के दरवाजे पर जोरदार पंच मारा। दरवाजा धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। यह सब देखकर वार्ड का पिता हैरोल्ड, जो निगरानी कैमरे पर यह दृश्य देख रहा था, हैरान रह गया। डैनी मानसिक अस्पताल से भाग निकला, लेकिन उसके पास अब भी कहीं जाने की जगह नहीं थी। आखिरकार वह कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंच गया। कॉलिन नहीं चाहती थी कि वह किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए उसने डैनी से तुरंत वहां से जाने को कहा। लेकिन जब डैनी ने जिद की और जाने से इनकार किया तो कॉलिन ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जो दूर से देखने पर किसी नृत्य जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में डैनी ने बढ़त हासिल कर ली और कॉलिन को कोने में धकेलकर पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। लेकिन मार्शल आर्ट्स स्कूल की हेड होने के नाते कॉलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पलटवार किया, पर डैनी ने उसे कंधे की एक मूव से गिरा दिया। खुद को हारता देख कॉलिन ने आखिरकार दरवाजा खोला और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। डैनी ने उसे 1 साल का किराया अग्रिम में दे दिया और टूटा हुआ दरवाजा ठीक कराने का भी वादा किया। यह देखकर कॉलिन ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन उसे वहां रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। अगले दिन डैनी अपने पुराने घर पहुंचा, जो अब जॉय की मिल्कियत बन चुका था। वह दरवाजे के पास पालथी मारकर बैठ गया और उसके आसपास डेजी के फूल और फल बिखरे पड़े थे। कुछ देर बाद जॉय घर लौटी और उसे यह दृश्य देखकर झटका लगा, लेकिन इस बार उसने पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने बैठा यह आदमी सचमुच उसका बचपन का सबसे प्यारा दोस्त डैनी ही है। जॉय ने डैनी को अंदर बुलाया। घर में दाखिल होते ही डैनी ने चारों ओर नजर डाली। यहाँ की हर चीज उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। तभी जॉय ने एक दस्तावेज निकाला, जो डैनी के शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट का था। वार्ड ने डैनी को उसकी कंपनी के शेयरों के बदले $1 अरब की पेशकश की थी, इस शर्त पर कि डैनी अपना नाम बदल ले और सब कुछ छोड़ दे। यह सुनकर डैनी बेहद गुस्से में आ गया। वह पैसे के लिए नहीं लौटा था, बल्कि इसलिए आया था ताकि लोग उसकी असली पहचान को स्वीकार करें। उसने जॉय की कोई बात सुने बिना दरवाजा खोला और वहां से निकल गया। जॉय घबराकर उसके पीछे दौड़ी। वह उसे समझाने लगी कि $1 अरब में वह आराम से जिंदगी बिता सकता है, लेकिन डैनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया। अब उसने ठान लिया था कि वह सबको साबित करेगा कि वह असली वारिस है। डैनी कंपनी के बाहर इंतजार करता रहा। तभी एक औरत बाहर निकली। जैसे ही डैनी ने उसे देखा,
वह उसके पीछे चल पड़ा। उस औरत को जल्द ही एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत पेपर स्प्रे निकाला और डैनी की ओर तान दिया। डैनी ने जल्दी से समझाया कि वह डैनी है, वही बच्चा जो कभी इस कंपनी का मालिक था। वह औरत उसके पिता की पुरानी सेक्रेटरी थी। डैनी ने उसे अपना अतीत बताया और धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया कि वह सच बोल रहा है। उसने उससे मदद मांगी ताकि वे वार्ड की कंपनी पर मुकदमा कर सकें। अगले दिन दोनों फिर मिले। यह मुकदमा उस वकील के लिए भी चुनौती बन गया जिसने कभी कोई केस नहीं हारा था, क्योंकि डैनी के पास अपनी पहचान साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। अपना जन्म प्रमाण पत्र खोजने के लिए डैनी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, लेकिन वहां अंदर पहले से ही एक काले कपड़ों वाला आदमी मौजूद था। डैनी ने उससे कहा कि वह कुछ दस्तावेज ढूंढना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने उसे अनदेखा कर दिया। डैनी जैसे ही फाइलें देखने लगा, वह आदमी अचानक उस पर टूट पड़ा और एक बोतल एथेनॉल निकालकर पूरे कमरे में आग लगाने की कोशिश की। उसी वक्त डैनी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और उसकी सारी ऊर्जा उसके मुट्ठी में केंद्रित हो गई थी। उसने छलांग लगाई और उस आदमी पर जोरदार मुक्का मारा। अपनी ताकत वापस पाकर उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। जमीन पर पड़े उस आदमी ने जल्दी से लाइटर निकाला, लेकिन डैनी ने उसे दूर किक मार दी। उसने फिर से एक फल चाकू निकाला, लेकिन डैनी ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि अब वह लड़ाई नहीं कर सकता, तो भागने की कोशिश की, लेकिन डैनी ने उसे रोका और एक मुक्के से गिरा दिया। वह जल्दी से लाइटर उठाया और कमरे में आग लगा दी। वह तेजी से बाहर भाग गया, जबकि डैनी अभी भी अंदर था। डैनी ने देखा कि एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी, तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा और उसे उठाया। उसने उसे कंधे पर उठाकर बाहर भागा। इसके बाद डैनी वार्ड और जॉय को ढूंढने के लिए कैफे पहुंचा। डैनी बैठा और जॉय को धक्का देकर साइड में कर दिया। उसने वार्ड से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। वार्ड ने ठंडे स्वर में कहा कि डैनी को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। गुस्से में डैनी ने गिलास तोड़ दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों अब लड़ने ही वाले थे कि जॉय ने जल्दी से उन्हें अलग कर दिया, लेकिन जॉय की अगली बात ने डैनी को अंदर तक चोट पहुंचाई। यह सुनकर डैनी ने ठान लिया कि वह सब कुछ वापस हासिल करेगा जो उसने खोया। जॉय ने कहा कि वह डैनी की छोटी बहन नहीं है और वह उनका भाई नहीं है। उन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं। डैनी ने मुंह फेर कर वहां से चल दिया। अगले दिन डैनी अपने साथ एक वकील लेकर पहुंचा। वकील ने वार्ड को एक दस्तावेज सौंपा, जिसमें डैनी के कंपनी में सभी अधिकार और 51% शेयर सौंपने का आदेश था। वार्ड सोच रहा था कि डैनी अपनी पहचान साबित भी नहीं कर सकता, लेकिन डैनी का वकील शांतिपूर्वक अपने ब्रीफकेस से एक एशट्रे निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। वार्ड ने इसे उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। डैनी ने वार्ड से कहा कि एशट्रे के नीचे देखें। वहां जॉय के लिए डैनी द्वारा लिखा गया एक विश था। वार्ड ने तिरस्कार से देखा और कहा कि इससे कुछ साबित नहीं होता, लेकिन वकील ने वार्ड से कहा कि शब्दों के पास बनी फिंगरप्रिंट पर ध्यान से देखें। इस समय वार्ड और जॉय दोनों हैरान रह गए। वकील ने कहा कि उस फिंगरप्रिंट पर डैनी का हाथ है और यह उसकी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वार्ड अभी भी बहस करके समय बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इस बीच वार्ड की तरफ के 5 वकील चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद डैनी और उसके वकील आराम से चले गए, जबकि वार्ड गुस्से में था और कुछ कर नहीं सका। उस रात डैनी चोरी छिपे एक बिल्डिंग में घुसा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। इसलिए डैनी खिड़की की ओर गया। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और बिल्डिंग की बाहरी दीवार से ऊपर चढ़ने लगा। डैनी दीवार से लटककर ऊपर चढ़ता रहा। जब वह टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो वह खिड़की खोलकर अंदर जाने ही वाला था। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। डैनी हवा में गिरने लगा, लेकिन उसने लोहे के फ्रेम को पकड़ लिया। अगर वह इतनी ऊंचाई से गिरता तो निश्चित ही कुचल जाता। डैनी ने गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए खुद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी डैनी फिसल गया और सीधे नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से नीचे एक कंक्रीट का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था, जिसने डैनी का सहारा लिया। जब डैनी को होश आया तो उसने खुद को वार्ड के कमरे में सोफे पर पड़ा हुआ पाया। वार्ड हाथ में कॉफी का कप लेकर बाहर आया। पता चला कि डैनी को धक्का देने वाला वही वार्ड था। तभी एक और आदमी सामने आया। वह वार्ड और जॉय के पिता थे। डैनी को विश्वास नहीं हुआ कि हैरोल्ड अभी भी जीवित है, और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हैरोल्ड को डैनी का चाचा माना जा सकता था। 3 साल पहले हैरोल्ड को कैंसर हुआ था और सभी सोच रहे थे कि वह मर चुके हैं, लेकिन अचानक वह आज भी जीवित था। इसके बारे में सिर्फ वार्ड को पता था। हैरोल्ड ने डैनी से कहा कि यह रहस्य बनाए रखे और किसी को न बताए। डैनी ने हैरोल्ड की बात मान ली और फिर वार्ड और डैनी के बीच चल रहे मुकदमे के बारे में हैरोल्ड को बताया। हैरोल्ड ने वार्ड से कहा कि मुकदमा रोक दें और डैनी को असली वारिस के रूप में स्वीकार करे। हैरोल्ड ने वार्ड को मजबूर किया कि वह डैनी की सभी संपत्ति वापस करे। वार्ड जल्दी से विरोध करने खड़ा हुआ, लेकिन हैरोल्ड ने स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश है, बातचीत नहीं। वार्ड के पास हैरोल्ड की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इसके बाद हैरोल्ड और डैनी ने फिर से गले मिलकर खुशियां मनाई। डैनी को फिर से रैंड परिवार का वारिस घोषित किया गया। डैनी खुशी खुशी एलिवेटर में चला गया। इसके विपरीत वॉर्ड का चेहरा बेहद अप्रिय था। दोनों एलिवेटर में खड़े थे और माहौल अत्यंत तनावपूर्ण था। डैनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वॉर्ड उसे चेतावनी देगा, तुम्हें मेरे पिता के साथ सतर्क रहना होगा। वॉर्ड ने अपनी बात खत्म की और एलिवेटर से बाहर चला गया, पीछे डैनी को हैरान करता चेहरा छोड़कर। अगले दिन डैनी ने साफ सुथरे कपड़े पहने और आत्मविश्वास के साथ कंपनी में कदम रखा। इस समय जॉय को एक समूह जबरदस्ती ले जा रहा था। डैनी को अंदर आता देख जॉय ने मदद के लिए चिल्लाया। डैनी तुरंत आगे बढ़ा, अपहरणकर्ता के पैर को पकड़ा और तोड़ दिया। वॉर्ड ने जल्दी से उसे काबू में किया। अपहरणकर्ताओं ने देखा कि डैनी को मार्शल आर्ट्स आती है, तो उन्होंने अपनी कमर से एक छोटा कुल्हाड़ी निकाला। यह देखकर डैनी ने भी लड़ाई की मुद्रा अपनाई। कुल्हाड़ी लगातार डैनी पर हमला कर रही थी, लेकिन डैनी ने आसानी से उसे टाल दिया। एक अपहरणकर्ता कूदकर डैनी पर वार करने लगा, लेकिन वह जमीन पर जा लगा। डैनी ने पीछे मुड़कर उसे किक मारकर गिरा दिया। जैसे ही एलिवेटर पहुंचा, उन्होंने जल्दी से जॉय को अंदर खींचा। एक और अपहरणकर्ता कूदकर डैनी पर हमला करने की कोशिश करने लगा और कुछ बार घूमते हुए वार किया, लेकिन उसे भी किक मारकर गिरा दिया गया। एलिवेटर का दरवाजा बंद होने वाला था, तब डैनी तेजी से आगे बढ़ा और दोनों हाथों से दरवाजा खोल दिया। डैनी सफलतापूर्वक एलिवेटर में प्रवेश कर गया। एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और डैनी ने अंदर मौजूद 3 अपहरणकर्ताओं के साथ युद्ध शुरू किया। हालांकि जगह सीमित थी, लेकिन इसका डैनी की लचक पर कोई असर नहीं पड़ा। जब एलिवेटर का दरवाजा खुला तो सभी अपहरणकर्ता डैनी द्वारा आसानी से निपटाए जा चुके थे। अपहरणकर्ताओं ने अपने साथियों को ब्लैक हेवन लौटने के लिए कहा और जल्दी से भाग गए। डैनी जॉय को मार्शल आर्ट्स स्कूल ले गया और कॉलिन से ब्लैक हेवन के बारे में पूछा। कॉलिन ने कहा कि ब्लैक हेवन ब्रैड म्यू का इलाका था। ब्रैड म्यू यहाँ का एक बहुत बड़ा गैंग था, इसलिए डैनी ने खुद जाकर बातचीत करने का फैसला किया। डैनी चाइनाटाउन में ब्लैक हेवन रेस्टोरेंट पहुंचा। वह दूसरी मंजिल पर गया और सीधे रिसेप्शन डेस्क पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उनके बॉस को बुलाकर उससे मिलाया जाए। डैनी की जबरदस्त मौजूदगी देखकर उसने तुरंत वेटर को पहले जाने का इशारा किया। तभी एक समूह छड़ों के साथ दरवाजा खोलकर बाहर आया। डैनी के सामने वही लोग थे जिन्हें उसने पहले हराया था। अचानक एक गंजा बूढ़ा आदमी अंदर आया, एडम, जो इस जगह का प्रमुख था। डैनी ने उससे पूछा कि उसने जॉय पर हमला करने के लिए किसी को क्यों भेजा। एडम ने डैनी से कहा कि जॉय ने सबसे पहले उसका पोर्ट लूटा था, लेकिन डैनी ने सोचा कि जॉय को मजबूर किया गया था और उसकी चाल में फंसा दिया गया था। एडम बहुत ही उलझन में था, क्योंकि न्यूयॉर्क में और कौन रैंड कॉरपोरेशन को मजबूर कर सकता था। डैनी ने बस एक नाम लिया और एडम स्तब्ध रह गया। फिर उसने जल्दी से माफी मांगी और निकल गया। डैनी ने चीनी भाषा में कहा कि वह चाहता है कि वे उसके इलाके से बाहर चले जाएं। इसके बाद डैनी मार्शल आर्ट्स स्कूल लौट आया और रिपोर्ट किया कि मामला सुलझ गया। अचानक डैनी ने कॉलिन का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चौंक कर पीछे हट गई। पता चला कि डैनी सिर्फ कॉलिन की जॉइंट की डिसलोकेशन ठीक करना चाहता था, इसलिए कॉलिन को उसका हाथ देना पड़ा। डैनी ने उसका हाथ रगड़ा और जानबूझकर समय लंबा खींचा ताकि वह उसे थोड़ी देर और छू सके। कुछ समय तक हाथ रगड़ने के बाद कॉलिन का हाथ सामान्य हो गया। फिर डैनी ने जॉय को मार्शल आर्ट्स स्कूल से बाहर ले गया। इसी समय ब्लैक हेवन रेस्टोरेंट में एडम अपने अधीनस्थों के साथ डिनर कर रहे थे कि अचानक कुछ मास्क पहने लोग अंदर दौड़े। वे उस व्यक्ति को ढूंढने आए थे जिसने जॉय को हराया था। एक गंजा आदमी सामने आया और अपनी गलती स्वीकार की। फिर एक और आदमी काले कपड़ों में आगे बढ़ा। गंजा आदमी हमला करने ही वाला था कि उसे सीधे सिर में चाकू से वार किया गया और वह जमीन पर गिर गया। तभी एडम का समूह समझा कि यही वे लोग थे जिन्होंने उनका पोर्क लूटा था। इस समूह का नाम था हैंड। उधर रैंड एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग में व्यापार के टाइकून एक बंद बैठक कर रहे थे कि अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। सभी ने सिर घुमाकर देखा कि डैनी आत्मविश्वास के साथ अंदर आ रहा है। माहौल अजीब हो गया। डैनी सीधे कॉन्फ्रेंस टेबल की ओर गया और एक कुर्सी खींचकर आराम से बैठ गया। सभी ने जिज्ञासु नजरों से डैनी को देखा, लेकिन सीईओ वॉर्ड ने सिर झुकाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि डैनी 51% शेयर रखने वाला शेयर होल्डर था। बैठक आगे बढ़ी। रैंड एंटरप्राइजेस ने अभी अभी एक नया एंटी पैरासिटिक ड्रग सफलतापूर्वक रिसर्च किया था। इस दवा का मार्केट साउथ अमेरिका और यहां तक कि ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था। प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय एक महिला ने सभी को बताया कि दवा का प्रत्येक वायल बनाने की लागत केवल लगभग $1 है। एक आदमी ने सुझाव दिया कि कीमत $50 रखी जाए ताकि भारी मुनाफा कमाया जा सके। एक आदमी ने कहा कि उसने सोचा कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमत इतनी ऊंची नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वॉर्ड ने कहा कि यही बिजनेस की दुनिया का तरीका है। डैनी ने घोषणा की कि वह इसे केवल लागत मूल्य पर बेचेगा, जिससे कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह विरोध करे। डैनी ने दृढ़ता से कहा कि वह दूसरों के दर्द से लाभ नहीं कमा सकता। वॉर्ड ने डैनी को याद दिलाया कि सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में पहले दिन ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन डैनी को कोई परवाह नहीं थी। डैनी ने कहा कि वह सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए उसे निर्णय लेने का अधिकार है। अंत में